Okay, next question is how much energy is required to separate a typical nucleus of SN5120 into constituent nucleus given atomic masses are these and what is the binding energy per nucleon for this nuclide. Okay, first part question का अगर हम ये हमारे पास कोई न्यूक्लिया दिया है SN5120 न्यूक्लिया दिया है, इसमें से हमें सारे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स निकालने हैं, यानी सारे न्यूट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को अलग करना है. तो इसका मतलब जिस बाइंडिंग एनर्जी से वो जुड़े हुए हैं उतनी बाइंडिंग एनर्जी हमें यूज़ करनी पड़ेगी. तो बेसिकली जो उनकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी और उससे वो सेपरेट हो जाएंगे. तो बाइंडिंग एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है बेसिकली, और उसके लिए हमें मास डिफेक्ट फाइंड आउट करना होगा. मास डिफेक्ट वुड बी द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ द SN न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियॉन्स है हमारे पास 50 प्रोटॉन्स हैं, तो 50 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस, और हमारे पास हैं 70 न्यूट्रॉन्स, 70 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस. सो 50 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इज गिवन टू अस 1.007825 प्लस 70 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.008665 and mass of SN nucleus is 119.902199 U. इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा यहाँ से ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1.096 U. ये मास डिफेक्ट आएगा, यानी टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर और डेल्टा एम इन U इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो 1.096 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, it will come out to be almost 1021 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज़ द फर्स्ट आंसर. इतनी एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी इस न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट को ब्रेक करने के लिए. इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस न्यूक्लियस. सेकेंड पार्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का सिंपल फॉर्मूला है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियंस. नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज इक्वल्स टू मास नंबर. सो 1021 एंड मास नंबर फॉर दिस इज 120. सो आंसर आएगा 8.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन. आंसर. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज न्यूक्लियर फोर्सेस. सो इट इज़ ऑब्वियसली द फोर्स दैट बाइंड्स द न्यूक्लियस. जैसे इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं एटम के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलॉम फोर्स है. वैसे ही न्यूट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, दोज आर बाउंडेड बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स. वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स से वो बाउंड नहीं होते क्योंकि सारे प्रोटॉन्स है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स उनको एक्चुअली में रिपेल करने की कोशिश करता है. वो उल्टा काम कर रहा है, वो उनको तोड़ने की कोशिश कर रहा है. तो एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स. और ये प्रोटॉन्स के साथ साथ न्यूट्रॉन्स पे भी काम कर रहा है बिकॉज न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो बाउंडेड. सो दिस फोर्स इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज ऑल्सो ऑब्वियसली. सो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. इट इज़ अनलाइक कूलाम्स फोर्स और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बिकॉज उनका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है कूलाम फोर्स का और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का. इस तरह का न्यूक्लियर फोर्स का सिंपल रिलेशन नहीं है. और ये नॉन सेंट्रल फोर्स हैं अनलाइक कूलाम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. और हमें पता है कि नाउ वी नो दैट फॉर एवरेज मास न्यूक्लियर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अप्रोक्सीमेटली 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज़ मच लार्जर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स. तो इसी वजह से न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी वो ज़्यादा है और न्यूक्लियस से को तोड़ने से हमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है. और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी यूज़ होती है केमिकल रिएक्शंस में, और न्यूक्लियंस की एनर्जी यूज़ होती है, न्यूक्लियर की एनर्जी यूज़ होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस में. दिस इज़ वाई न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो एनर्जी रिलीज़ होती है इट इज़ मच हायर देन केमिकल एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल से जो एनर्जी निकलती है वो केमिकल एनर्जी है और पेट्रोल की बर्निंग से, जबकि न्यूक्लियर रिएक्टर से जो एनर्जी निकलती है, न्यूक्लियर बॉम्ब से जो एनर्जी निकलती है वो न्यूक्लियर रिएक्शन की एनर्जी है. और ऑब्वियसली हमें पता है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस की एनर्जी यानी एटम बॉम्ब की एनर्जी इज़ मच हायर देन केमिकल रिएक्शंस एनर्जी यानी पेट्रोल की एनर्जी एंड सो ऑन. सो वो इसी ऑब्वियस रीज़न की वजह से, बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज़ causing the chemical reaction. Therefore, to bind a nucleus together, there must be a strong nuclear force of attraction which hold together neutrons and protons, nucleons basically, in tiny nucleus of the atom. Nucleus कितना tiny होता है हमें ऑलरेडी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है.
टू ओवरकम द रिपल्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्जेस और प्रोटॉन्स। कई फैक्ट्स हमें अभी पता है न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। इन पर जो हमने वर्क किया है वो 1930 से लेके 1950 तक हमने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उनसे हमें काफ़ी सारी चीज़ें न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पता चली हैं। फॉर एग्जांपल, न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर बिकॉज ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस को ओवरकम करते हैं, विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से, और 10⁻38 to 39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस से। एंड न्यूक्लियर फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, जैसे मैंने पहले बोला, क्योंकि ये न्यूट्रॉन्स के बीच में भी लगते हैं, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पेयर के बीच में लग सकते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर के बीच में लग सकते हैं, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन पेयर के बीच में भी लग सकते हैं। और न्यूक्लियर फोर्सेस आर वेरी शॉर्ट रेंजेस फोर्सेस बिकॉज ये न्यूक्लियस के अंदर काम करते हैं बस। न्यूक्लियस से ज़्यादा साइज़ पर हम जाएंगे तो ये फोर्सेस वैनिश हो जाते हैं, यानी इनका जो रेंज है वो बहुत शॉर्ट है। तो ये न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस को पहले मैं इनकी प्रॉपर्टी शो कर देता हूँ और उसको एक ग्राफ से भी समझने की कोशिश करेंगे। न्यूक्लियर फोर्सेस से जो हमें एनर्जी मिलती है, स्पेसिफिकली द पोटेंशियल एनर्जी, वही जो बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियस की, उसका डिस्टेंस के साथ कुछ ऐसा वेरिएशन होता है। मैं वेरिएशन यहाँ पे शो कर रहा हूँ। दिस साइड इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, and this side it is distance from the center of nucleus, and it is in Fermi because size of nucleus is in Fermi। तो इसका जो वेरिएशन है ग्राफ का वो कुछ इस टाइप का आता है। ओके, this distance is r naught, ओके तो ये ग्राफ हमें शो कर रहा है कि एक आर नॉट डिस्टेंस है जिससे आगे या पीछे आर नॉट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है यानी यहाँ पे जो बाइंडिंग फोर्स है यानी न्यूक्लियर फोर्स है वो मिनिमाइज हो रहा है, वो बहुत कम हो रहा है। दैट मीन्स कि एक पॉइंट ऐसा आता है बीच में, ट्रांजिशन के बीच में डिस्टेंस का, जहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स वैनिश हो जाता है यानी ज़ीरो हो जाता है, और उसके दोनों साइड में जाने पर न्यूक्लियर फोर्स फिर से इंक्रीज़ करने लगता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। आर नॉट से ज़्यादा डिस्टेंस पर न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होता है, आर नॉट से कम डिस्टेंस पर न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव होता है। यानी अगर बहुत क्लोज लेके आए तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो रिपल्सिव भी हो सकता है, और थोड़ा सा दूर जाने पर यानी 2 फर्मी के आसपास डिस्टेंस पर जाने पर ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट हो रही है, और कांस्टेंट होने का मतलब है कि यहाँ पर ये जो फोर्स है वो फिर से वैनिश हो जा रहा है, तभी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। तो थोड़ा सा डिस्टेंस आगे बढ़ने पर पोटेंशियल जो न्यूक्लियर फोर्स है वो ज़ीरो भी हो जाता है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन इज शोन इन दिस ग्राफ। फॉर अ सेपरेशन ग्रेटर देन आर नॉट फोर्स इज अट्रैक्टिव। फॉर a separation greater than r naught, which is about just slightly less than 1 Fermi, greater than r naught, nuclear forces are attractive, and for separation less than r naught, it becomes repulsive. The potential energy is minimum at the distance of 0.8 Fermi, about 0.8 Fermi, and this is the forces, and from this force is attractive on the right side and repulsive on the left side. So on this instant at 0.8 Fermi distance, the nuclear force tends to be zero. The potential energy is minimum at distance r naught, which is about 0.8 Fermi, और ये डिस्टेंस याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, 0.8 Fermi
from this at greater distance, the force is attractive. And for distance lower than that, force is repulsive. And at about 10 Fermi and greater, this nuclear force becomes practically zero. ओके, तो 10 फर्मी डिस्टेंस पर जो न्यूक्लियर फोर्स है वो वैनिश हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है इसे. ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं ऑफ दिस न्यूक्लियर फोर्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर फोर्सेज आर चार्ज इंडिपेंडेंट. न्यूक्लियर फोर्सेज आर चार्ज इंडिपेंडेंट. और ऑब्वियसली क्योंकि ये प्रोटॉन प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगते हैं, इट कैन वर्क बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पेयर एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन पेयर. सो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता, इसलिए ये चार्ज इंडिपेंडेंट है. सेकेंड पॉइंट, दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज इन नेचर. For protons and neutrons, it is about 100 times stronger than electrostatic force. And about 10 to the power 38 times stronger than gravitational force. Okay, third point, these are very short range forces. ओके, और क्योंकि ये ऑब्वियसली न्यूक्लियस की रेंज में लगते हैं तो बहुत शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं. एंड दीज फोर्सेस एक्ट अप टू अ डिस्टेंस ऑफ distance of 1.5 Fermi only. In other words, these are very which is the diameter of nucleus, average nucleus. तो न्यूक्लियस के अंडर ये काम करते हैं. एंड दे आर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव ऑल बोथ. दे आर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ. और कब अट्रैक्टिव होते हैं कब रिपल्सिव होते हैं वो मैंने ऊपर बता दिया था, उसी को यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना है. और नेक्स्ट, दे शो these forces are non-central forces. Nuclear forces are non-central forces, which means electric forces, जैसे electrical forces between two charged particles act along the line joining the center of these charged bodies. अगर दो charged bodies हमारे पास, तो उन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी लाइन के अलॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है. सेम फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स. दो बॉडीज हैं मास की, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इट ऑल्सो एक्ट्स बिटवीन द लाइन जॉइनिंग दोज मासेज. बट न्यूक्लियर फोर्सेज के साथ ऐसा केस नहीं है. ये सेंट्रल फोर्सेज नहीं है, ये उस लाइन के अलावा भी काम करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स शोइंग द प्रॉपर्टीज, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेज. But nuclear forces do not show such property, and hence these are called non-central forces. Next property is they do not follow inverse square law. Okay, we know that
Coulomb force is inversely proportional to the square of distance, and similarly gravitational force is also inversely proportional to the square of distance. इसको बोलते हैं हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ. बट न्यूक्लियर फोर्सेज इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ये इस वेरिएशन से चेंज नहीं करते हैं. इनका वेरिएशन कई बार डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन कई बार ये 1/r⁷ के आसपास भी होता है. ये इस रिलेशन के साथ भी वेरी करते हैं. नेक्स्ट इज they show saturation properties. Saturation properties. And what do we mean by saturation properties? It means that a nucleon inside a nucleus does not exert force on all other nucleons, or it does not experience force from all other nucleons. It exerts forces on the nucleons lying closest to it, or it experiences force from a few nucleons lying nearest to it. It is only due to the property that average binding energy per nucleon is constant for most of the nuclei. तो ये जितने भी आसपास अगर एक न्यूक्लियन है हमारे पास, तो उसके आसपास जो न्यूक्लियंस प्रेजेंट हैं बस वही उस पर फोर्स लगाते हैं. उसके अराउंड में जो बाकी न्यूक्लियंस हैं वो उस पर फोर्स नहीं लगाते. दिस इज़ वाई न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो होती है एवरेज वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन वो कॉन्स्टेंट फॉर द मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियंस होती है. सो इस वजह से ये इस प्रॉपर्टी को हम सैचुरेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, और ये न्यूक्लियर फोर्सेस को शो करते हैं. कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हैं इस न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में. न्यूक्लियर फोर्सेस डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन्स ऑफ द इंटरैक्टिंग न्यूक्लियॉन्स. ओके, अब ये स्पिन का क्या मतलब है. किसी भी गिवन क्वांटम पार्टिकल के लिए यानी वेरी स्मॉल पार्टिकल के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जैसे उसका मास होता है, उसका चार्ज होता है, उसकी स्पीड होती है, उसका मोमेंटम होता है. उसी तरह से एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं स्पिन. बेसिकली आप इसको अज्यूम कर सकते हो ऐसे कि वो जो पार्टिकल है वो स्पिन कर रहा है, तो उसके पास उसका एंगुलर मोमेंटम होगा उसके बेसिस पर. अब वो स्पिन जो है वो दो डायरेक्शन में हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है. तो वो प्लस माइनस चार्ज की तरह बिहेव करती है. अगर क्लॉकवाइज है तो हम लेट से वो पॉजिटिव है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हम बोलेंगे वो नेगेटिव है. तो वो भी एक प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी पर ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड हुआ है कि न्यूक्लियर फोर्स उस प्रॉपर्टी पर डिपेंड करते हैं. तो ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करते, मास पर डिपेंड नहीं करते, ये स्पिन पर डिपेंड करते हैं. फोर्सेज बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स हैविंग पैरेलल स्पिन्स आर फाउंड टू बी स्ट्रॉन्गर देन दोज बिटवीन न्यूक्लियॉन्स ऑफ एंटी पैरेलल स्पिन्स. ये हमें एक्सपेरिमेंटली मिला है रिजल्ट, और ये इंपॉर्टेंट है याद रखना. फोर्सेज बिटवीन two nucleons having पैरेलल स्पिन यानी सेम स्पिन, यानी दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं तो ज़्यादा फोर्स काम करता है. हैविंग पैरेलल स्पिन्स आर फाउंड टू बी स्ट्रॉन्गर and found to be stronger than those between having एंटी पैरेलल स्पिन्स यानी अपोजिट स्पिन्स. ओके, तो दो प्रोटॉन्स हैं, अगर दोनों प्रोटॉन्स सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, लेट्स से क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो ये फोर्स लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा इन कंपेरिजन टू अगर सेम दो प्रोटॉन्स हो हमारे पास, लेकिन एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो उनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है वो कंपेरेटिवली इज़ मच स्मॉलर. तो इससे डायरेक्टली शो होता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस स्पिन पर डिपेंड करते हैं. ओनली स्पिन पर डिपेंड नहीं करते, सिर्फ जो स्पिन है वो होल इनका सोर्स नहीं है, लेकिन वो एक पार्ट है इसका. जैसे ग्रेविटेशन फोर्स में मास इज़ द ऑल कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द फोर्स, मास की वजह से ही सारा फोर्स क्रिएट होता है. यहाँ पर ऐसा केस नहीं है. ऐसी कूलाम फोर्स जो होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो चार्ज पर डिपेंड करता है होलसमली, बट न्यूक्लियर फोर्स के साथ ऐसा केस नहीं है. ये मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उनमें से स्पिन एक फैक्टर है. इसको न्यूक्लियर फोर्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट ने, युकावा नाम के साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी थी अपनी, जिसको हम युकावा थ्योरी बोलते हैं.
दिस इज ओनली फॉर कंपटीशन। युकावा थ्योरी, एंड इस थियरी को मीजोन थियरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस भी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, द न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स इज द रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ पाई मेजॉन पार्टिकल्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। जैसे हर फोर्स का मैंने 11th के फर्स्ट चैप्टर में बताया हुआ है फिजिकल वर्ल्ड में, हर फोर्स का एक फोर्स पार्टिकल होता है जो उस फोर्स को कैरी करता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए वो फोटोन है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए वो WNZ बोजोन है। ऐसे ही न्यूक्लियर फोर्स के लिए वो मीजोन है। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए वो ग्रेविटॉन होता है, विच इज़ नॉट येट डिस्कवर्ड, बट वो थियोरेटिकली है। और न्यूक्लियर फोर्स के लिए वो मीजोन है, पाई मीजोन उसे बोलते हैं, या उसको ग्लूऑन भी बोलते हैं, ग्लूऑन पार्टिकल है। तो उस पार्टिकल की थियरी के बेसिस पे युकावा ने एक्सप्लेन किया था कि हाउ दिस फोर्सेस वर्क। सो दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में ये पाई मीजोन नाम के पार्टिकल जो हैं वो ट्रेवल करते हैं और ये इस फोर्स को कैरी करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, the nuclear force existing between the two nucleons is the result of exchange of pi meson particles। सो ये पाई मीजोन जो पार्टिकल है ये फोर्स पार्टिकल है न्यूक्लियर फोर्सेस का। न्यूक्लियर फोर्स दो टाइप का होता है, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है रैंडम एक MCQ क्वेश्चन में। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फोर्स पार्टिकल होता है फोटोन, एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स का फोर्स पार्टिकल होता है WNZ बोसॉन, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का फोर्स पार्टिकल होता है ग्रेविटॉन। ओके, इसमें से स्पेसिफिकली अगर हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन का पेयर है हमारे पास, फॉर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पेयर, यहाँ पे पाई पॉजिटिव एंड पाई नेगेटिव मीजॉन जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, फोर्स पार्टिकल की तरह काम करते हैं। और फॉर प्रोटॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पेयर, न्यूट्रल पाई मीजॉन पार्टिकल यहाँ पर ट्रेवल करता है, फोर्स पार्टिकल का बिहेव करता है, और उसको हम पाई नॉट से शो करते हैं स्पेसिफिकली। ओके, सो ये इनका वर्किंग है। यहाँ से इसको हम ऐसे रिएक्शन में भी शो कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स हमें देखना है, तो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज हो सकता है पाई नेगेटिव पार्टिकल को, वहाँ पे पाई नेगेटिव मीजॉन को वहाँ से एमिट करके। सो द रिएक्शन इसके लिए हो जाएगी न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन प्लस पाई नेगेटिव मीजॉन। एंड सिमिलरली फॉर पाई प्रोटॉन प्लस पाई नेगेटिव, इसका अपोजिट भी ट्रू होगा, ये न्यूट्रॉन बनाएगा। एंड वन प्रोटॉन कैन बी कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन बाय इमिटिंग पाई पॉजिटिव मीजॉन, एंड उसका अपोजिट भी ट्रू होगा। ओके, तो ये रिएक्शंस यहाँ पे हो सकती हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे में नेगेटिव और पॉजिटिव मीजॉन एक्सचेंज करके एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं और इस फोर्स को ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कैसे वर्क करती है ये हमें देखना है। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बाइंडिंग एनर्जी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वहीं से डिसाइड होता है। बस यहाँ पे उसका एक और वेरिएशन हमें देखना है, उसको हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के बेसिस पे कैसे समझाएंगे,
वो हम स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ और ये स्टेबिलिटी का ग्राफ है, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर के बेसिस पर। तो एक साइड है हमारे पास z विच इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और दूसरी साइड है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी a माइनस जेड। सो अगर यहाँ से हम एक 45 डिग्री एंगल पर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन हमें शो करेगी वो सारे पॉइंट्स जहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इक्वल हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जो हमें स्टेबल न्यूक्लियाई मिलते हैं उनमें ये वो सारे इस स्ट्रेट लाइन पर नहीं होते। जो लाइट न्यूक्लियाई हैं वहाँ पर आपने देखा होगा लाइट न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियाई का साइज़ बढ़ता जाता है, हैवी न्यूक्लियाई आते जाते हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू बढ़ती जाती है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा ऐसा क्यों होता है। ये मैंने जो यहाँ पे शेडेड रीजन, ब्लू शेडेड रीजन शो किया है, ये स्टेबिलिटी शो कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाइज की। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो है लाइट न्यूक्लियाई हैं वो इक्वल नंबर शो करते हैं। यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं, जबकि जैसे जैसे हैवी होते जाएंगे वहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। This line is for number of neutrons equals to number of protons. Okay. ओके, सो यहाँ पर इसकी थियरी क्या है, आउट ऑफ वेरियस आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट सम मे बी स्टेबल वाइल दी अदर मे बी अनस्टेबल। जैसे हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। यहाँ पे 1H1 इज़ द मोस्ट स्टेबल, 1H2 इज़ स्लाइटली लेस स्टेबल एंड 1H3 इज़ हाईली अनस्टेबल। तो ऐसे ही हर एलिमेंट के लिए ट्रू है, वहाँ पे कुछ आइसोटोप स्टेबल होंगे, कुछ नहीं होंगे। एंड इट डिपेंड्स ऑन, ऑब्वियसली बाइंडिंग एनर्जी पर डिपेंड करता है, और यहाँ पे वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर भी डिपेंड करता है। दिस मे बी अंडरस्टूड बाय द डिस्कशन गिवन बिलो। अभी जो मैं डिस्कशन बता रहा हूँ यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियाइड इज कनेक्टेड टू द रिलेटिव नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन दैट न्यूक्लियस। तो जैसे हमारे पास 7N14 है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे ये स्टेबल पार्टिकल है, स्टेबल एटम है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 7 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं ऑल्सो 7। बट अगर हम कोई दूसरा न्यूक्लियर लें जैसे कि 92 या फिर 56, ठीक है, SN50 120, ये हमने न्यूक्लियर लिया, ये भी स्टेबल न्यूक्लियर है। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 50 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 70। तो यहाँ पे क्लियरली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज़ क्वाइट लार्जर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और दोनों ही स्टेबल हैं। दैट मीन्स के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का रेशियो है वो साइज़ ऑफ न्यूक्लियस चेंज होने के साथ साथ स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो चेंज होने लगता है। तो छोटे न्यूक्लियाई के लिए ये रेशियो 1 के आसपास होना चाहिए, और जैसे जैसे न्यूक्लियाई का साइज़ बढ़ता जाता है ये 1 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो इस रेशियो से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियाई स्टेबल होगा, कौन सा नहीं होगा। The ratio N/Z increases for the heavy nuclides and becomes about 1.6 for the heaviest stable nuclide. तो एक important fact यहाँ पे याद रखना है, for heaviest stable nuclei ratio N/Z is 1.6। इससे ज़्यादा अगर रेशियो है तो वो सारे न्यूक्लियाई जो है अनस्टेबल होंगे। फॉर N/Z, यहाँ पे n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या एटॉमिक नंबर, इज ग्रेटर देन 1.6, न्यूक्लियाई विल बी अनस्टेबल।
and for smaller nuclei, n by z should be close to 1. ओके, सो इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है दैट नो न्यूक्लियाई which have z greater than 83 and a greater than 209 is stable. तो जिस भी न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर 83 से ज़्यादा है और मास नंबर 209 से ज़्यादा है वो कभी भी स्टेबल नहीं होगा, वो हमेशा अनस्टेबल होगा. और इससे यहाँ पे एक में फॉर्मूला मिलता है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट इज़ पैकिंग फ्रैक्शन. पैकिंग फ्रैक्शन. Packing fraction is nothing but mass defect divided by mass number. Mass defect divided by mass number. So mass defect हम कैसे निकालेंगे? Mass of nucleus minus mass number divided by mass number. ये पैकिंग फ्रैक्शन होता है. तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और पैकिंग फ्रैक्शन से डिसाइड होता है कि जो स्टेबिलिटी है वो उस पार्टिकल की कैसी है. तो पैकिंग फ्रैक्शन एक मेजरमेंट है स्टेबिलिटी चेक करने के लिए किसी भी न्यूक्लियस का, और इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द न्यूक्लियस. क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पर. द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम एंड लिथियम आर 27.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 39.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली. विच ऑफ द टू न्यूक्लियाई इज मोर स्टेबल? कौन ज़्यादा स्टेबल है ये हमें देखना है. तो बहुत सिंपल सा रूल है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है. तो सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें दोनों के लिए निकालनी है. और हीलियम के लिए आएगी 27.37 डिवाइड बाई 4 एंड लिथियम के लिए आएगी 39.3 डिवाइडेड बाय 7. तो ये आएगा 6.84 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस विल बी 5.61 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो क्लियरली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हीलियम इज हायर देन बाइंडिंग एनर्जी per nucleon of lithium. So the helium nucleus will be more stable. Than lithium. ओके, सो यहाँ से ये बाइंडिंग एनर्जी से हम ये पता कर सकते हैं स्टेबिलिटी कैसी होगी किसी पार्टिकल की.